Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine at your homes. So today we will start with our next topic of the development biology, that is the development of frog. बच्चों वैसे हमने पहले ही फ्रॉग के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हुई हैं. गैस्ट्रुलेशन हमने जैसे लास्ट चैप्टर में गैस्ट्रुलेशन ऑफ फ्रॉग किया, लेकिन ये एक कंपाइल्ड चैप्टर है जिसमें सारी की सारी चीज़ें दैट इज़ द राइट फ्रॉम द गैमेटोजेनेसिस टू द न्यूरोजेनेसिस हम करेंगे, क्योंकि न्यूरोजेनेसिस तक फ्रॉग का जो है वो आपके सिलेबस में है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द गैमीट्स or about the gametogenesis, that what type of gametes are present in case of the frog. So you all know that the male that give rise to the sperm, whereas the female that give rise to the ovum. If we talk about sperm, the sperm is approximately 0.03 mm in length and have the three parts. वही थ्री पार्ट्स हैं जो कि ह्यूमन के केस में भी होते थे, दैट इज द हेड, मिडल पीस एंड द टेल. जो अगर हम हेड की बात कर लें तो हेड जो है उसमें हमारा सबसे ज्यादा पार्ट जो न्यूक्लियस का आएगा, एंड देयर इज अ rounded bead like acrosome present on the anterior end which have the lytic enzymes, and this lytic enzyme will help to break the membranes of the egg. ठीक है. उसके बाद आ गया हमारा मिडिल पीस. मिडिल पीस में भी आपने जैसे ह्यूमन स्पर्म में किया था, इसमें सेंट्रियोल्स होते हैं एंड द माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर, एंड माइटोकॉन्ड्रिया विल हेल्प to provide the energy for the movement of the sperm towards the ovum. And the last part, that is your tail. So the tail is a long elongated filament, और उसमें बीच में जो है वो एक्सियल फिलामेंट होता है जो कि उसको सपोर्ट करता है. बीच में एक्सोनीम है एंड विच इज सराउंडेड बाय अ साइटोप्लाज्मिक शीट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ओवम, द ओवम इज अप्रोक्सीमेटली 1.7 mm in diameter and it is a mesolecithal egg. Types of egg मैंने पहले ही करवा दी. Mesolecithal means having a moderate amount of yolk is there, and it is telolecithal. Telolecithal means the yolk is concentrated over the one end. ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ही आपका जो yolk है वो ज्यादा concentrated है. ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है approximately clear है. So this part having the nucleus towards itself and less amount of yolk it is called as the animal pole, and the another pole having large amount of the yolk, जहाँ पे yolk ज्यादा है वो वाला पोल आपका क्या होगा, वेजिटल पोल होता है. तो एनिमल पोल जो है यहीं पर ही स्पर्म की जो है वो एंट्री होगी. दोनों के साइज में बहुत डिफरेंस है, लेकिन अभी आपको बड़ा दिखाया गया, अदरवाइज देयर इज अ quite difference between the size of the two, because the sperm is only 0.03 mm whereas the ovum is 1.7 mm in diameter. ठीक है. अब जो आपका एग है इसका साइटोप्लाज्म जो है इसमें भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे. वो कॉर्टेक्स और एंडोप्लाज्म में डिफरेंशिएटेड होगा. थोड़ा सा क्लियर बीच में साइटोप्लाज्म है और बाद में साइड पे जो है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होंगे, एंड दिस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स विल फॉर्म अ, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है बिल्कुल उसी तरह से कॉर्टिकल रिएक्शन जो परफॉर्म करते हैं जिस तरह का कॉर्टिकल रिएक्शन जो है हमने ह्यूमन में स्टडी किया था. ठीक है. तो इसके जो डायग्राम्स है ये आपने अच्छे से लर्न कर लेते हैं, क्योंकि ये कई बार जो है हमें पूछ लेते हैं. Now the next is your, यहाँ पे एग की मेम्ब्रेन्स दी हुई है, ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट मेम्ब्रेन्स व्हिच आर गिवन इन केस ऑफ द एग. तो एग के सबसे बाहर जो है वो आप देख रहे हैं वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है. ये देखिए आप डायग्राम, लुक एट द डायग्राम. द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एग, the outermost membrane of the egg is the vitelline membrane. Vitelline membrane is what? It is actually the plasma membrane. जो plasma membrane है वो बाद में चल के vitelline membrane जो है वो बन जाती है. जब sperm की एंट्री होती है तो थोड़ी सी raised हो जाती है तो ये vitelline membrane बनती है. ठीक है. So vitelline membrane is just the plasma membrane. और उसके बाहर जो है वो आपकी jelly layers की कोट है. ये jelly layer जो है ये इसको शॉक से एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं और शॉक से इसको बचाती हैं. ठीक है. अगर हम एग की बात करें तो एग का इस तरफ को जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन या ब्लैकिश कलर का होता है, एंड ये थोड़ा सा डार्क कलर है, और नीचे जो है हमारा कलर ऑफ एग जो है वो थोड़ा सा लाइट होता है. तो इतना ही काफी है एग के लिए. बहुत ही ज्यादा डिटेल में हमने नहीं करना है, हमें स्ट्रक्चर, इसका डायग्राम और थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो लर्न करनी है. नाउ द नेक्स्ट इज द कोर्टशिप बिहेवियर of the frog. ये देख रहे हैं आप, this is the courtship behavior of the frog in which the male that mounts the back of the female, जब आप जानते हैं in the rainy season
रेनी सीजन में जो इंडिया में हम कॉमनली जून से जुलाई तक आता है, द मेल्स दे एग्रीगेट इन दिस शेलो वाटर, बहुत सारे मेल्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, दे स्टार्ट क्रोकिंग. द क्रोकिंग इज एक्चुअली द मेटिंग कॉल फॉर टू अट्रैक्ट द फीमेल, एंड द मेल दैट रिकॉग्नाइजेज द फीमेल विद इट्स स्वोलन बेली. जो फीमेल होगी, जो मैच्योर होगी, उसकी बेली जो है स्वोलन होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एग. एंड आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द female, the male that mounts on the back of the female with the help of its forelimb and the nuptial pads. Nuptial pads are the special structure which are present on the inner side of the male's finger. ये मेल फिंगर्स के इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, तो जो कि फीमेल के ऊपर ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं. एंड दिस पेयरिंग दैट कंटिन्यूज फॉर सेवरल डेज, एंड दिस पेयरिंग इज कॉल्ड एज द एम्प्लेक्सिस. जब ये पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो है द फीमेल दैट लेज द एग्स, फीमेल एक जेली सी रिलीज करेगी, उस जेली पे जो है आपके एग्स जो है वो रिलीज होंगे, और ये एग्स जो है उसके साथ ही साइमल्टेनियसली मेल जो है वो अपने स्पर्म्स रिलीज कर देगा, सो दैट दी फर्टिलाइजेशन में बी एंश्योर्ड. ठीक है, तो इससे जब मेल और फीमेल साथ साथ ही हैं तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है ज्यादा होंगे. Why? Because both the gametes they are released simultaneously and nearby. ठीक है, so the release of the whole of the mass of the eggs, it is called as the spawning. And if we talk about the eggs, the female will release the egg at the secondary oocyte stage. Secondary oocyte stage वही stage है जिसपे human भी जो है वो अपने eggs को release करते हैं. Human female that releases its eggs. Now the next is your fertilization. So ये वाला डायग्राम भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है जब हमने फर्टिलाइजेशन की थी. That in case of the frog, जब फर्टिलाइजेशन होती है, ये देख रहे हैं आप, दिस इज योर एनिमल पोल. एनिमल पोल वो पोल है वेयर आपका जहां पर एग का न्यूक्लियस प्रेजेंट है. सो दिस इज योर फीमेल प्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट टुवर्ड्स द एनिमल पोल. ठीक है, तो कई बार जो है वो स्पर्म की एंट्री अगर एनिमल पोल से ना हो, कहीं और से होती है, तो वो कैसे, जब यहाँ पे स्पर्म पहुंच जाएगा, यहाँ से स्पर्म पहुंच जाएगा, सो द साइटोप्लाज्म ऑफ द स्पर्म और साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम दैट स्लाइटली ऊजेज आउट, वो थोड़ा सा बाहर की ओर निकल आएगा टू रिसीव द स्पर्म, एंड दिस oozed out cytoplasm, it is called as it forms the cone of reception. Reception cone means कि sperm को रिसीव करने के लिए सॉर्ट ऑफ छोटी सी कोन सी बनाएगा, जिसे हम रिसेप्शन कोन बोलते हैं. अब स्पर्म का जो टेल है और मिडिल पीस वो यहीं छोड़ जाएगा और सिर्फ न्यूक्लियस जो वो अंदर एंटर करता है. बिकॉज ये जो हमारा जो ये ओवम है फ्रॉग का, इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो पिगमेंट के प्रेजेंट होने से मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसमें बेसिकली. तो जब यहाँ इसके बीच से जो स्पर्म है, अब उसने पहुंचना है यहाँ पर आपका फीमेल प्रोन्यूक्लियस से, तो जब ये यहाँ से मूव करेगा पिगमेंट के बीच से, तो एक सॉर्ट ऑफ लाइन जैसी बन जाती है, और वो लाइन जो है पहले वो सेंटर की ओर मूव करेगा. दिस the movement of the sperm nucleus from the cone of reception to the center, it forms a path called as the penetration path. ठीक है, पेनिट्रेशन पाथ जो सेंटर तक जाएगा. उसके बाद सेंटर से जो है आपका स्पर्म का न्यूक्लियस दैट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द फीमेल प्रोन्यूक्लियस, एंड दिस पाथ इज कॉल्ड एज द कॉपुलेशन पाथ. ठीक है, ये चीजें मैं पहले करवा चुकी हूँ. एंड आफ्टर फॉर्मिंग और आफ्टर गोइंग थ्रू द penetration and the copulation path, the male pronucleus will finally reach towards the female pronucleus, और यहाँ पे फिर दोनों की जो है वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, एम्फीमिक्सिस दैट टेक्स प्लेस. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो सारी हमने कर ली है. तो एम्फीमिक्सिस हो जाती है. एम्फीमिक्सिस इज व्हाट? इट इज द मिक्सिंग ऑफ द क्रोमोसोम और द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द egg and the sperm nucleus, and the chromosomal number is now restored. जो diploid number है, diploid number in case of frog जो है 2n, that is equal to 26. Now the diploid number is restored. ठीक है, उसके बाद हमारा डायग्राम नीचे दिखाया हुआ है फर्टिलाइज्ड एग का, कि फर्टिलाइज्ड एग जो है वो किस तरह से हमें दिखेगा. सो दिस इज द synkaryon. Synkaryon is what? It is the nucleus which is formed by the fusion of the male and the female pronuclei, and this is the animal pole where the nucleus is present,
और ये हमारा आ गया। धीरे धीरे जो है डिफ्रेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाती है। ये योग की हाफ है, यहाँ पे योग जहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारा पिगमेंटेड हाफ है जहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट है, और ये थोड़ा सा अलग सा एरिया बन जाता है कॉल्ड एज द ग्रे क्रीसेंट। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम फॉर द फर्टिलाइज एग। ये डायग्राम आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको आपने सिर्फ समझ लेना है। बट ये वाला डायग्राम जो है, ये फर्टिलाइजेशन जब चैप्टर हमने किया था तब भी मैंने आपको बताया था, तो ये वाला डायग्राम आपने जो है वो लर्न कर लेना है। नाउ नेक्स्ट हमारा अब जाइगोट बन चुका है। दिस इज योर जाइगोट। फर्टिलाइज एग इज व्हाट? इट इज द जाइगोट। यू ऑल नो फर्टिलाइज एग क्या होता है? जाइगोट होता है। जब जाइगोट बन गया है तो जाइगोट के बाद हमारा क्या हो जाएगा? क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस आर द डिफरेंट क्लीवेज पैटर्न विच आर गिवन इन केस ऑफ द फ्रॉग। ये आ गया आपका superficial view of your zygote. So the first cleavage that takes place is the meridional cleavage that divides it into the two identical blastomeres. दो identical blastomeres जो है वो आपके बन जाएंगे। First cleavage is the meridional. Second cleavage is again your meridional. ये first है, ये second से भी जो है वो again जो है वो आपके पूरे के पूरा जो आपका जाइगोट है उसको 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर देता है। वो फर्स्ट के राइट एंगल पे हो रही क्लीवेज, तो ये भी मेरिडियोनल है। ठीक है, मेरिडियोनल क्लीवेज है। अगर हम थर्ड की बात करते हैं बेटा, तो थर्ड जो है वो आ गई आपकी हॉरिजॉन्टल क्लीवेज। ये देख रहे हैं आप, थर्ड जो है वो आ गई आपकी हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल इस तरह से होगी कि ऊपर वाले जो हॉरिजॉन्टल क्लीवेज का जो पैटर्न है वो इस तरह से है कि नीचे वो थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। ये जो क्लीवेज फरो है ये ऊपर की ओर बनेगा, जिससे कि ऊपर वाले सेल्स जो है वो स्मॉलर साइज के होंगे कॉल्ड एज द माइक्रोमेयर, एंड द लोअर सेल्स आर द लार्जर वन कॉल्ड एज द मैक्रोमेयर्स। ये मैक्रोमेयर्स जो है बेटा, इसमें हमारा ज्यादातर क्या है? योग जो है वो प्रेजेंट है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द योग जो है दैट ऑलवेज हिंडर इन द डिवीजन। क्लीवेज में जो है वो योग हमेशा हिंड्रेंस पैदा करता है, तो हिंड्रेंस की वजह से ही ये साइज इनका ज्यादा बड़ा रह गया है। और दिस फॉर्म द मैक्रोमेयर्स एंड दीज आर योर माइक्रोमेयर्स। नाउ द नेक्स्ट क्लीवेजेस आर सम आर वर्टिकल एंड सम आर मेरिडियनल। सो बहुत सारी क्लीवेजेस जो हमारी होती हैं, तो उसके बाद हमारा जो अप्रोक्सीमेटली 16 जो मैक्रोमेयर स्टेज हमारी आ जाती है, तो हमारा जो है वो उसके बाद जो है क्लीवेज फिर बिल्कुल रैपिडली होती है, जल्दी जल्दी रैपिडली होगी, और उतनी क्लियर जो क्लीवेज पैटर्न जो है वो क्लियर नहीं है, और धीरे धीरे फिर अल्टीमेटली ये आपका ये वाली स्टेज आ जाती है। दिस इज योर ब्लास्टुला। ठीक है, जो सॉलिड बॉल वाली स्टेज है मोरुला, विच इज एब्सेंट इन केस ऑफ योर फ्रॉग। ठीक है, तो सॉलिड बॉल वाली स्टेज जो थी, जिसमें कि बीच में जो है कैविटी नहीं होगी और सारे जो मैक्रोमेयर्स है वो अरेंज्ड होंगे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में। सॉलिड बॉल जो होता है अंदर से फिल्ड होता है, मोरुला वो एब्सेंट है यहाँ पे, और सीधा क्या बन जाएगा? ब्लास्टुला। नाउ दिस इज योर अर्ली ब्लास्टुला। अर्ली ब्लास्टुला हैव द माइक्रोमेयर्स ऑन द surface or on the animal pool, and the larger macromeres having the yolky cells on the vegetal pool. ठीक है, अब ये हमारा क्या है? धीरे धीरे हमारे अंदर की ये कैविटी भी यहाँ पे शो की गई है। दिस इज द कैविटी ऑफ द ब्लास्टुला, एंड द कैविटी ऑफ द ब्लास्टुला इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसील। ठीक है, ब्लास्टुला के सर्फेस पे ही जो है हमें फेट मैप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ब्लास्टुला जो है, दिस इज योर नेक्स्ट स्टेज, एंड दिस टाइप ऑफ ब्लास्टुला, दिस ब्लास्टुला है तो अर्ली ब्लास्टुला है, इस पे हमारा अप्रोक्सीमेटली 32 सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड सच टाइप ऑफ ब्लास्टुला हैविंग द माइक्रोमेयर्स ऑन द अपर साइड, मेगामेयर्स ऑन द लोअर साइड, एंड द कैविटी है बीच में। इस तरह के ब्लास्टुला को हम सीलो ब्लास्टुला कहते हैं। ये जब हमने टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला पढ़ा था तब हमने ये देखा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर फेट मैप। हमने ब्लास्टुला देख लिया, अब ब्लास्टुला के ऊपर फेट मैप कैसा आएगा? तो ये फेट मैप भी हमने जब फेट मैप पढ़ा था तो मैंने आपको ही करवा दिया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स, हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर दे आर सीन ऑन द सर्फेस ऑफ ब्लास्टुला। ब्लास्टुला बन गया, ब्लास्टुला के ऊपर हमने फेट मैप देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा गैस्ट्रुलेशन, दैट हाउ द डिफरेंट लेयर्स दे विल मूव ऑन। सिर्फ हमारी एक्रोडर्म और न्यूरल प्लेट बाहर रह जाएगी, बाकी हमारे सारे के सारी जो लेयर्स हैं वो अंदर चले जाएंगी थ्रू अ पोर कॉल्ड एज द ब्लास्टोपोर। तो वो ब्लास्टोपोर जो है यहाँ पर हमारा बनना स्टार्ट हो गया है, और
उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है हमारा गैस्ट्रुलेशन। सो गैस्ट्रुलेशन भी हमने कल ही कंप्लीट किया है। ये इस तरह से हमारी जो गैस्ट्रुलेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। ये ब्लास्टोसील धीरे धीरे जो है वो कम हो जाएगी और यहाँ पर नई कैविटी बनना स्टार्ट हो जाएगी एंड दिस न्यू कैविटी इज नाउ कॉल्ड एज द आर्केंटेरॉन विच विल फॉर्म योर फ्यूचर कट। सो these are the diagrams showing the gastrulation which we have done yesterday. So this is the formation of our new cavity called as your archenteron बन रही है और ultimately we will have the gastrula like this. This is the yolk plug. ये भी मैंने आपको बताया था कि हमारे थोड़े से हेविली योग लेडन सेल जो बाहर आ जाते हैं तो वो जो है वो थोड़ा सा ब्लॉकेज सी बना देते हैं, जैसे हम योग प्लग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी अंदर की ओर जो है वो मूव कर जाएंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द गैस्ट्रुलेशन एंड आफ्टर द गैस्ट्रुलेशन वी हैव द गैस्ट्रा लाइक दिस in which all the layers they move inside except your ectoderm which is present on the entire surface except your dorsal side. The dorsal side have the neural plate which will form your future nervous system. Below that we have the notochord which will form your vertebral column. Then we have the mesoderm and the innermost layer is the endoderm and this is your archenteron. So what is gastrulation? Gastrulation is the formation of all the three presumptive layers, that is the ectoderm, mesoderm and the endoderm. और बाद में ये फ्यूचर में फिर डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनकी फॉर्मेशन करेंगी। इसके अलावा थोड़ा सा हमारा फ्रॉग का सिलेबस में और है, दैट इज द न्यूरोजेनेसिस। न्यूरोजेनेसिस मीन्स हाउ द न्यूरल ट्यूब इज बीइंग फॉर्म। Neurogenesis means how the neural tube. Neurogenesis means neural tube and neural tube will ultimately form your nervous system. तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने ये वाला डायग्राम अभी जस्ट हमने देखा कि हमारी जो न्यूरल ट्यूब है दैट इज अवर न्यूरल प्लेट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, बिल्कुल डॉर्सल साइड पे हमारी प्रेजेंट है। अब इससे नेक्स्ट जो है कैसे हमारा नर्वस सिस्टम बनता है हमने ये देखना है। अब आपको ये जो है वो सेक्शन दिखाया गया है, गैस्ट्रुला का कट किया हुआ है, बीच में जो है वो आपकी आर्केंटेरॉन है। ठीक है, तो अब ये जो आपकी लेयर है जहां पर आपकी न्यूरल प्लेट प्रेजेंट है, ये थोड़ा सा थिकन होना जो है वो स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्ट थिकनिंग। ठीक है, ये थिक हो जाएगी थोड़ी सी और धीरे धीरे जो है इसकी साइड की ये वाली लेयर जो है ये ऊपर की ओर उठ जाएंगी एंड दिस फॉर्म्स द न्यूरल फोल्ड्स। तो ये जो डायग्राम है ये न्यूरल फोल्ड वाला, ये आपको स्लाइड भी है। ठीक है, तो ये न्यूरल फ्लोड्स जो बन जाएंगे, ये थिकनिंग ऑफ द न्यूरल प्लेट विल रिजल्ट इन द न्यूरल फोल्ड जो है ऊपर की ओर उठ जाएंगे और इसके बीच में एक जो है डिप्रेशन सा बनना जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिप्रेशन है अल्टीमेटली यही जो है बाद में चल के आपकी न्यूरल ट्यूब बनाएगी। नेक्स्ट डायग्राम जो है वो देख रहे हैं आप कि ये न्यूरल ट्यूब जो है ये अल्टीमेटली इट विल स्टार्ट डीलैमिनेटिंग फ्रॉम द आउटर मोस्ट योर एपिडर्मिस, जो बाहर की एपिडर्मिस उससे ये छूट जाएगी। डीलैमिनेशन इज वन ऑफ योर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट इन विच योर a group of cells that detaches from the other group of cells. ठीक है, तो ये धीरे धीरे इससे जो है वो नीचे की ओर जो है वो डीलैमिनेट हो जाएगी, छूट जाएगी। सो देख रहे हैं आप अल्टीमेटली हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा जिसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। A neural tube is formed in the center and this tube is having a cavity. The cavity is called as the neurocele. Neurocele हम उस cavity को कहेंगे and this stage of the development stage of the embryo having the neural tube developed, it is called as the neurula. तो neurula का slide जो है वो आपके syllabus में है। So this is your neurula having the neural tube. अब न्यूरल ट्यूब बेटा जब बनती है तो न्यूरल ट्यूब जो है वो सेंटर में, जो हमारा एम्ब्रियो है उसके सेंटर में पहले बनना स्टार्ट हो जाएगी, पहले बनेगी और उसके बाद आगे की ओर और पोस्टीरियर एंड की ओर जो है वो इलोंगेट होती है। ठीक है, इसमें एक पोर होता है एंटीरियर एंड पे जिसे हम न्यूरोपोर बोलते हैं, जो बाद में चल के जो है वो बंद हो जाएगा। अब आपको पता है न्यूरल ट्यूब जो है आपके बॉडी के इंटीरियर एंड पे क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म द ब्रेन और बॉडी के पोस्टीरियर एंड पे इट विल फॉर्म योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और वो जो न्यूरोपोर जिसकी बात करें वो भी धीरे धीरे क्या होगा, बंद हो जाएगा। वन मोर थिंग कि ये जो आपकी
ये लेयर है थोड़ी सी एपिडर्मिस की जो इसके साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट थी, अब ये जो है ये एक अलग स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे हम कहेंगे न्यूरल क्रेस्ट। नाउ दिस न्यूरल क्रेस्ट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स आपको पता ही है, जैसे क्रेनियल नर्व्स होती हैं, द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन, exactly there are spinal nerves which arise from the spinal cord. So spinal जो nerves हैं उनका ये dorsal root ganglia which is a part of the spinal nerves वो बनाएंगे आपके neural crest. So this is all about your न्यूरुला एंड दी न्यूरोजेनेसिस। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है वो खत्म होता है। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी साथ के साथ कर लेंगे, दैट इज दी मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। अदरवाइज आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कुछ और है, ह्यूमन से रिलेटेड है, बट हम फ्रॉग की डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमने वही पहले कर लेना है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम वही करते हैं अभी। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट चैप्टर इज दी मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर ये पेपर में आता तो कई बार पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये आ जाता है, तो आपने इसको अच्छे से करना। कुछ भी नहीं, इसमें बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। फ्रॉग हमने बहुत बार देखा है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं ये हम बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। और फ्रॉग इज अ वेरी कॉमन एनिमल, तो हमने बहुत सारी चीजें जो हमें इसकी पता भी हैं। यू ऑल नो व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इज एक्चुअली दिस इन्वॉल्व ऑल द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल as well as the behavior changes which will convert a tadpole to a यंग और दी अडल्ट। ठीक है, तो वो सारे के सारे आपके मॉर्फोलॉजिकल यानी कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसमें क्या चेंज आएगा, इसकी फिजियोलॉजी में, इसके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, जिससे आपका जो एक फ्री स्विमिंग टैडपोल जो है, जो एक्वाटिक है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ अडल्ट विच इज एम्फीबियस इन नेचर। सो सच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज एन एडवांस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। इस तरह के मेटामॉर्फोसिस में जो है, जो आपका अडल्ट है, दैट इज मोर एडवांस देन द टैडपोल, बिकॉज टैडपोल जो है वो पानी में ही रह रहा है, जबकि जो आपका अडल्ट है वो जो है वो पानी के बाहर भी मूव कर सकता है। तो जब आपके लार्वा से ज्यादा एडवांस कैरेक्टर्स जो है वो अडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, सो सच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड एज द प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो ये हम स्टडी करेंगे कि कैसे ये मेटामॉर्फोसिस हो रही है। ऐसे इसी तरह का एक मेटामॉर्फोसिस होता है रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है जहां पे अडल्ट जो है वो कम एडवांस है लेकिन लार्वा जो है ज्यादा एडवांस है। तो इसके एग्जांपल जो है हमारे पास ये एसिडियन लार्वा है हमारे पास, उसमें हमें देखने को मिलता है जहां पर हमारा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा। एनी हाउ, इन केस ऑफ रॉक वी हैव द प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस वेयर द अडल्ट इज मोर एडवांस। नाउ कमिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस व्हिच अकर इन द development of the frog. So first type of changes is the morphological changes. That what are the different morphological and the anatomical changes which occur in the frog. Now these are of two types. First are the destructive changes. Destructive changes यानी कि जो structures पहले से present हैं और वो बाद में जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से structures हैं, और destructive changes को हम retrogressive changes भी कहते हैं। So you all know that the frog when next are the horny jaws and the teeth. The teeth which are horny, horny means epidermal in origin. So these teeth are, and the rasping teeth, they are also lost because the teeth present in the adult frog are dermal in origin. ठीक है, उसके बाद lateral line sense organs is one of the sense organs which is present in case of the fishes, which is also disappeared. उसके बाद एयोटिक आर्चेस, आपको पता है फिशेस में एयोटिक आर्चेस जो 5 पेयर्स होते हैं जबकि आपके एम्फीबियंस में 3 पेयर्स होते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली जो है मॉडिफाई हो जाते हैं। और जो इंटेस्टाइन है जो फिशेस में बहुत हाईली क्वाइल्ड होती है, लॉन्ग होती है, उसी वो जो है दैट इज ऑल्सो रिप्लेस बाय अ शॉर्ट इंटेस्टाइन। द क्लोइकल ट्यूब इज ऑल्सो रिड्यूस। नाउ नेक्स्ट आर द प्रोग्रेसिव चेंजेस। प्रोग्रेसिव चेंजेस आर व्हाट चेंजेस विच जो कि नए आएंगे उसमें, ठीक है, जो पहले नहीं है और अब आपके जो है नई चीजें आएंगी। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द फोर लिम्स एंड द हाइंड लिम्स। यू ऑल नो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स जो बन जाएंगे, और जेड शेप की जो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स होते हैं, ये देखें आप, ये जेड शेप में फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, जो स्पेशली आपके हाइंड लिम्स है वो जेड शेप के होते हैं। एंड दीज आर अडॉप्टेड और दीज आर मॉडिफाइड फॉर द लीपिंग, जंप करने के लिए जो है वो इस तरह से जो आपके फोर लिम्स हैं, हाइंड लिम्स है वो बने होते हैं, जबकि फोर लिम्स जो है वो स्मॉलर साइज के होते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रोग्रेसिव चेंजेस में आएंगी, जैसे मिडल ईयर।
ठीक है। प्रॉपर मिडल एयर जो है हमारा डेवलप हो जाएगा और उसमें आपका टिम्पैनिक कार्टिलेज जो है दैट इज ये कॉलुमेला आयूरिस जो है वो आ जाएगा। जो आईज है वो बाहर की ओर बल्ज कर जाएंगी एंड द आईलिड्स आर डेवलप्ड एंड द निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन इज ऑल्सो डेवलप्ड। जो टंग है दैट इज फॉर्म्ड, वेल डेवलप्ड टंग इज फॉर्म्ड, लिवर एंड पेनक्रियाज आर ऑल्सो डेवलप्ड फ्रॉम द एंडोडर्म, lungs are developed which are now associated with the blood vessels, आपके लंग्स जो है वो बन जाएंगे। उसके बाद हार्ट जो है फिशेस के केस में यू ऑल नो दैट हार्ट इज 2 चैम्बर्ड बट इन केस ऑफ द अडल्ट फ्रॉग द हार्ट इज योर 3 चैम्बर्ड, ठीक है। उसके बाद स्किन की बात कर लें बेटा, तो स्किन जो होती है फिशेस में वो यूनिसेलर, उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम अडल्ट फ्रॉग्स की बात कर लें तो फ्रॉग्स में जो आपकी स्किन होती है वो मल्टीसेलर होती है। तो यूनिसेलर जो आपकी स्किन है दैट इज रिप्लेस बाय योर मल्टीसेलर ग्लैंडुलर स्किन, ठीक है। उसके बाद अडाप्टिव चेंजेस कौन से चेंजेस हैं? जो पहले से ही टैडपोल में प्रेजेंट है, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है, वही इनमें से ऊपर में से चेंजेस में से ही आ जाएंगे। जैसे स्किन की बात कर ले, स्किन पहले भी प्रेजेंट थी, लेकिन स्किन जो थी वो टैडपोल की वो 2 लेयर्ड एपिडर्मिस थी। लेकिन हम बात करते हैं अगर फ्रॉग की, तो फ्रॉग की स्किन जो है वो मल्टी लेयर्ड होती है एंड इट हैव द म्यूकस एंड द सीरस ग्लैंड विच वर एब्सेंट इन केस ऑफ योर फिश। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो शॉर्ट हो गई है। दूसरी चीज, हार्ट जो था वो 2 चैम्बर्ड से 3 चैम्बर्ड बन गया है। ब्रेन जो है वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड, ब्रेन जो है ज्यादा एडवांस बन गया है। जो किडनी आपकी प्रेजेंट थी फिशेस में वो प्रोनेफ्रिक थी, नाउ द किडनी इज ओपिस्थोनेफ्रिक, ठीक है। एंड द प्रॉपर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज नाउ फॉर्म्ड। द स्केलेटन सिस्टम जो कार्टिलेजिनस था पहले फिश की तरह, लेकिन अब वो आपका जो एंडोस्केलेटन है, जो स्केलेटन सिस्टम है वो आपका बोनी बन चुका है। तो व्हाट आर द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कौन कौन से आए हैं? यू ऑल नो दैट फिश इज एक्वाटिक एनिमल। जो टैडपोल था वो एक्वाटिक था और उसमें गिल रेस्पिरेशन होती थी, लेकिन जो आपका अडल्ट है उसमें लंग रेस्पिरेशन होगी, यानी कि लंग्स जो प्रेजेंट बन गए हैं और लंग्स के थ्रू जो है रेस्पिरेशन होगी। जो टैडपोल था दैट वाज अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक मीन्स हैविंग अमोनिया एज इट एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट, बट द अडल्ट फ्रॉग इज यूरोटैलिक, दैट इज हैविंग द यूरिया एज इट्स एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे और चीजें हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पिगमेंट की, तो पिगमेंट जो था द स्किन दैट स्टार्ट सिंथेसाइजिंग पिगमेंट मेलानिन। जो फिश है उसमें पिगमेंट नहीं है टैडपोल में, लेकिन जो अडल्ट है वो मेलानिन और सेरोटोनिन दोनों पिगमेंट्स जो वो बनाना स्टार्ट कर देगा। द स्टमक दैट स्टार्ट डाइजेशन एंड मेनी other things are also changed such as the adult hemoglobin. The larval hemoglobin is now changed to the adult hemoglobin and the beta cells of the pancreas is now become functional and they start releasing the hormone insulin. बिल्कुल वैसे ही हार्मोन इंसुलिन रिलीज करेंगे बीटा सेल्स जैसे कि ह्यूमन के केस में होता है। नाउ कमिंग टू द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेटामॉर्फोसिस। हार्मोनल कंट्रोल की बात करें बेटा, तो मेटामॉर्फोसिस का हार्मोनल कंट्रोल जो है वो थायराइड हार्मोन के थ्रू होता है। तो छोटा सा ग्राफ सा मैंने बनाया हुआ है, इससे हमें समझने में जो है वो इजी होगी। So this is a diagram showing the hormonal control of the frog. So hormonal control की बात करें बेटा, तो हाइपोथैलेमस यू ऑल नो, ये हमने अपने पहले भी पढ़ा हुआ है। हाइपोथैलेमस जो है दैट विल रिलीज द थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। जो हाइपोथैलेमस होता है दिस इज द मास्टर ग्लैंड विच विल रिलीज द रिलीजिंग फैक्टर्स फॉर द रिलीज ऑफ द वेरियस हार्मोन। सो इट विल रिलीज द थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, और ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो है जाके आगे स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी जब स्टिमुलेट हो जाएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी इट विल स्टार्ट रिलीजिंग द हार्मोन दैट इज दिस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करेगा और इट विल स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन। जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है वो हमारा जो है वो रिलीज होगा। नाउ दिस थायरॉक्सिन हार्मोन सो रिलीज बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस विल व्हेन इंक्रीज्ड इन लेवल, जब इसका थायरॉक्सिन का लेवल ब्लड में जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो टैडपोल की स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये प्रूव भी हो चुका है, क्योंकि अगर कई बार अगर थायरॉक्सिन का लेवल जो है अगर कम हो, मान लीजिए कि अगर थायरॉक्सिन आप
थायरॉक्सिन आप ना सप्लाई करें या आप थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दें किसी टैडपोल में। थायरॉक्सिन हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है? आपका थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड को आप रिमूव कर दें किसी लार्वा में से, आपके टैडपोल के लार्वा में से, तो उसमें मेटामॉर्फोसिस होगी ही नहीं एंड इट बिकम अ जाइंट साइज। वो बड़े साइज का टैडपोल बन जाएगा, फ्रॉग कभी भी बनेगा ही नहीं। और अगर आप बहुत यंग किसी टैडपोल को अगर थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं तो वो जो है उसमें प्री मैच्योर हमें मेटामॉर्फोसिस जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो थायरॉक्सिन दैट इज रिलीज्ड बाय योर thyroid gland, it will result in the metamorphosis of the frog. So this is our topic, that is the metamorphosis in frog. ये हमने बहुत अच्छे से कर लेना बेटा। इसका डायग्राम जो है ये बुक में दिया हुआ है, आप इस डायग्राम को भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और डायग्राम आपको चार्ट से सेंड करूंगी जो आपके लैब में लगा हुआ था, तो उस डायग्राम को भी जो है वो आप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।